सलाम नमस्कार, मैं प्रखर राजपूत और आप देख रहे हैं प्रखर राजपूत चैनल को। और आज तारीख है 12 नवंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने वो बेवकूफ़ी कर दी है जिसके बाद अब भारत समेत अफगानिस्तान से उसको जूते पड़ने वाले। और साथ ही हमारे देश की गोदी मीडिया ने अपने आप से ही ऑपरेशन 2.0 कैसे लॉन्च कर दिया और क्या सच में भारत हमला कर सकता है, पाकिस्तान में इसको लेके क्या बड़ी अपडेट्स चल रही है, वहाँ की आर्मी किस हिसाब से तैयारी कर रही है और भारत की तरफ से क्या क्या ऐसे सर्कमटेंशियल एविडेंस दिखाए जा रहे हैं जिसके बाद अब लगभग कयास लगाया जा रहा है कि भारत हमला कर सकता है। इन तमाम बड़े बड़े पहलुओं पे अभी हम डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ ही दिल्ली बम ब्लास्ट में अभी तक की क्या अपडेट निकल के सामने आई है इसके बारे में भी अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय गाजा के क्या सूरत हाल है, हिजबुल्लाह ने क्या कुछ कहा है और साथ ही सीरिया ने इजराइल के खिलाफ किस हिसाब से मोर्चा खोल दिया है, इसके बारे में भी अभी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं और साथ ही आप कहां से इस चैनल को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपके सामने खबरें रखता हूं। देखिए, सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है और इस बात को बहुत सारे लोग धर्म का चश्मा ऐसे पहन के, जैसे एक चश्मा मैंने पहना है तो ये पावर का चश्मा है, लेकिन कुछ लोग धर्म का चश्मा भी पहन लेते हैं और हर चीज़ को धर्म के एंगल से भी देखते हैं। जैसे एक पक्ष का कहना है और वो नफरती लोग हैं, मैं साफ तौर पे कहता हूं कि वो नफरती लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर आतंकवादी है तो वो मुसलमान ही होगा। ये जो कहता है वो गलत करता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा गलत वो आदमी करता है जो अगर मुसलमान ने कुछ गलत किया है तो ज़बरदस्ती उसको कवर करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए, उसको बचाने के लिए आ जाता है। दोनों ही लोग उतने ही गलत हैं, दोनों ही लोग उतने गुनहगार हैं। और एक बात आज हमको आपको अपने मुंह से, अपने दिमाग से, अपने ज़मीर से एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, किस देश को दहलाने की, इस देश में लोगों को मारने की कोशिश कोई आज से नहीं चल रही है। कई बार बम धमाका हुआ, बीजेपी थी तब भी हुआ, बीजेपी नहीं थी तब भी हुआ, और अगर हम आपस में यूं ही लड़ते रहे तो ये बम धमाके आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिलेंगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्या क्या वजह है, तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। गोदी मीडिया ने इस हिसाब से हद कर दी है कि अपने आप से उन्होंने ऐसे ऐसे सबूत रख दिए। जैसे गोदी मीडिया ने पहले एक यूनिवर्सिटी का नाम बार बार लिया, अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है, कहा कि जितने लोग पकड़े गए इनका ताल्लुकात इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से है। लेकिन अब जो फरीदाबाद है उसकी पुलिस ने साफ तौर पे कह दिया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी का कोई भी योगदान, कोई भी नाम और कोई भी कनेक्शन इस धमाके से निकल के सामने नहीं आया है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी ने भी साफ तौर पे कहा है कि हमारा नाम फालतू में उछाल के हमें बदनाम न किया जाए, हमने कोई गलती नहीं की और इन डॉक्टरों का हमसे कोई ताल्लुकात भी नहीं है। ये बहुत बड़ी अपडेट है और ये काम गोदी मीडिया ने भर भर के किया। साथ ही जिस फरीदाबाद में इतने विस्फोटक सामानों के मिलने की बात पूरी गोदी मीडिया समेत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चल रहा था, फाइनली फरीदाबाद की पुलिस ने ही अपने मुंह से ये बात एक्सेप्ट कर लिया है कि कोई भी ऐसा विस्फोटक नहीं मिला था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली थी। जो भी चीज़ मिली थी उनका उपयोग शादी में जो पटाखे फूटते हैं, दीपावली में जो पटाखे फूटते हैं, उनको बनाने में होना था। और इस आतंकवादी घटना से उन तमाम बरामद मटेरियलों का कोई योगदान नहीं है। अब ताजुब की बात ये देखिए, पुलिस को पता है कि गोदी मीडिया झूठ फैला रही है, पुलिस को यह भी पता है कि गोदी मीडिया लोगों के सामने दंगे करवाने के लिए आपस में हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने महज एक प्रेस नोट जारी किया और इन गोदी मीडिया के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो यहाँ से गोदी मीडिया का मन तो बढ़ गया, लेकिन अब दूसरा पहलू भी आप जानिए। इस देश को दहलाने के लिए कहां कहां से साजिश हुई थी और पाकिस्तान समेत तुर्की ने क्या कुछ किया है, अब आपको अंदर की खबरें बताता हूं। दरअसल कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फॉरेंसिक समेत जो भी सर्विलांस की टीमें हैं वो जब जांच पड़ताल कर रही हैं तो एक महिला गिरफ्तार हुई थी जिसकी कार से AK-47 बरामद होने की बात हुई थी और उस महिला का नाम था डॉक्टर शाहीन। डॉक्टर शाहीन को जब गिरफ्तार किया गया उसके बाद जब पूछताछ की गई तो पता चला है डॉक्टर शाहीन के द्वारा कि वो उमर जो इस धमाके का मास्टरमाइंड था, जो मारा गया है अपने ही धमाके में, उस उमर ने अपने मुंह से कहा था कि बहुत जल्द दिल्ली में अलग अलग जगहों पे हमला करना है और पूरे देश को दहलाना है।
ये बात डॉक्टर शाहीन अपने मुंह से कबूल रही है। साथ ही उसने ये भी कहा कि जब मुजम्मिल से मैं मिलती थी तो मुजम्मिल भी पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा था कि एनी हाउ हमें मकसद को अंजाम देना है। ये बात डॉक्टर शाहीन ने जब बोली और एक और नाम डॉक्टर शाहीन ने जब लिया डॉक्टर परवेज़ का, तो डॉक्टर परवेज़ को लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया अभी चंद घंटे पहले। उसके बाद जब पूछताछ हुई और साथ ही जो डॉक्टर उमर था जिसकी वजह से बम ब्लास्ट हुआ, जो गाड़ी में मौजूद था, उसकी जब लास्ट लोकेशन खंगाली गई, साथ ही जो मुजम्मिल है उसकी लास्ट लोकेशन खंगाली गई, तो इनकी लास्ट लोकेशन और पासपोर्ट के एंट्री को जब चेक किया गया तो पता चला कि ये तुर्की भी गए थे। तुर्की के कई सारे टेलीग्राम ग्रुप में ये ऐड भी हैं, तुर्की से कई लोगों में ये कांटेक्ट भी रखते हैं, तमाम वो कनेक्शन है जो तुर्की से जुड़ रहा। तो ये बात सच है कि हमारे देश को दहलाने की कोशिश की गई। ये बात भी सच है कि ये हमला कोई साधारण हमला नहीं था, ये कोई सिंपल सा ब्लास्ट नहीं था, ये नॉर्मल चीज़ भी नहीं कि कोई सिलेंडर फट गया, इसमें साजिश थी। हाँ, एक कमी इनसे रह गई कि साजिश ये मुकम्मल तौर पे कर नहीं पाए, ये अपना बॉम्ब ठीक से बना नहीं पाए और शायद जो 3 घंटे ये गाड़ी में बैठे रहे ये बॉम्ब ही बना रहे थे और वहीं से फिर इन्होंने धमाका किया जिस वजह से 13 लोगों की जान गई। रिपोर्ट ये निकल के सामने आई है कि जितने लोगों की जान गई है उतने लोगों को 10-10 लाख रुपए के करीब मिलेगा, घायलों को भी कुछ रकम मिलेगी। हालांकि जितने रुपए मिल रहे हैं ये संतोषजनक नहीं, कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मिलने चाहिए थे। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। इसी दौरान प्रधानमंत्री जापान के दौरे पे निकल लेते हैं। जापान से उन्होंने ऐलान किया कि जैसे ही वो आएंगे, आने के बाद फौरन CCS यानी कैबिनेट कम्युनिटी ऑफ सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा की जो समिति है उसकी मीटिंग लेंगे। उसमें सेना के तमाम बड़े पदाधिकारी होंगे, तमाम मंत्रीगण होंगे, गृह मंत्री होंगे, रक्षा मंत्री होंगे। और जैसे इस मीटिंग का ऐलान हुआ, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, दोनों ही देश के जो जोकर हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लॉन्चिंग का ऐलान कर दिया। हुआ कि आपको डिटेल में समझाता हूँ। इधर जब भारत में धमाका हुआ था, इसी के ठीक चंद घंटे बाद पाकिस्तान में भी जो हाई कोर्ट है वहाँ पे धमाका हो जाता है G11 कोर्ट के पास, और वहाँ भी कहा गया कि सिलेंडर ही फटा है। हालांकि भले ही शुरुआत में कहा गया कि सिलेंडर फटा है, लेकिन धीरे धीरे जब जांच पड़ताल हुई, फौरन ही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भारत का नाम लेते हुए कहा कि इस्लामाबाद में जो धमाका हुआ है वो धमाका भारत ने ही करवाया है। पूरी बेशर्मी के साथ, इतनी बेशर्मी तो हमारे वाले भी नहीं दिखाते, जिससे ज़्यादा बेशर्मी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि ये धमाका भारत ने करवाया। अच्छा, प्रधानमंत्री ये बात बोल ही रहे थे, इसी दौरान जो डिफेंस मिनिस्टर है, जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कहा कि ये धमाका अफगानिस्तान ने करवाया। यानी धमाका एक हुआ, मरने वाले उसमें 5 लोग थे, 20 घायल हो गए, और 2 अलग अलग इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर और एक डिफेंस मिनिस्टर, अलग अलग बयान दे रहे। एक भारत का नाम ले रहा है, एक अफगानिस्तान का नाम ले रहा है। और इसी दौरान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उसने कहा कि भैया ये ब्लास्ट हमने करवाया है। अच्छा, ये इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही थी। भारत में जब धमाका हुआ था तब पाकिस्तान भी पूरे अलर्ट पे आ चुका था। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स है वो राजस्थान के बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। राजस्थान के बॉर्डर के पास बाकायदा इत्मीनान से ये चेक कर रही थी कि भारत कहीं कोई हमला या फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च न कर दे। हालांकि भारत ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि जो हमला हुआ है आतंकवादी हमला हुआ है। भारत ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि इसमें पाकिस्तान का योगदान है। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कोई ब्लेम भी नहीं लगाया। लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका वाली आलम, आप जानिए कि पाकिस्तान अपने आप ही उड़ता तीर ले लेता है। भले ही ये पूरी दुनिया में जलील होते हैं, भले ही ये पूरी दुनिया में लात खाते हैं, भले ही ये धमकी दे रहे हैं। अभी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है कि जिस हिसाब से हमला हुआ है हमारे ऊपर, जिस हिसाब से अफगानिस्तान में चीज़ें हुई हैं, हम मजबूर हैं अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए। तो सीज फायर की भी धज्जियां उड़ाने की बात ख्वाजा आसिफ साफ तौर पे बोल रहे हैं अफगानिस्तान से। इधर जो शहबाज शरीफ हैं ये भारत को धमकी देने में लगे हैं और इधर भारत अभी खामोशी से जांच पड़ताल कर रहा है। तो गोदी मीडिया, पाकिस्तान और ऐसे टुटपुजिए जो हैं, जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, ये उमर जैसे लोग, ये शाहीन जैसे लोग, ये गोदी मीडिया जैसे लोग, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर जैसे लोग, यही है भारत के असली सिरदर्द। इसको आप याद रखिएगा। ये जिस दिन दूर हो जाएंगे और जिस दिन हम लोग अपने दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे कि जो उमर है, जो मुजम्मिल है, जो डॉक्टर शाहीन है और इसका भाई गिरफ्तार हुआ डॉक्टर परवेज, हमें ऐसे लोगों से दूरी रखनी है,
हमें गोदी मीडिया से दूरी रखनी है और हमें पाकिस्तान के इन चरमपंथी बयानबाजों से भी दूर रहना, इनकी बातें नहीं सुननी। यकीन मानिए हम बहुत खुश होंगे। बहरहाल अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.2 के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। हाँ, लड़ाई सोशल मीडिया पे यूं चल रही है। कोई राफेल गिरा दे रहा, कोई एयरबेस तबाह कर दे रहा, कोई कुछ और कर रहा, कोई कुछ और कर रहा। खैर, ये सोशल मीडिया पे चलता रहेगा। आप इन चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि आप मुझे देखते हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको ऐसी बेवकूफ़ी वाली चीज़ों में ना डालूं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही है IOF के हवाले से। इजरायली एयरफोर्स ने आज बड़ा हमला गाज़ा के ऊपर किया है और इस हमले में ठीक ठाक कैजुअल्टी हुई है। ईस्टर्न गाज़ा के ऊपर ये हमला हुआ, इसके बारे में रेजिस्टेंस नेटवर्क ने जानकारी दी है। और ये हमला क्यों हुआ इसके बारे में इजराइल ने अभी तक कोई बात नहीं बोली है। यानी हमला कर दिया, क्यों किया है, क्या वजह है, कुछ बोलना बताना इजराइल के लिए शायद अब ज़रूरी नहीं है। खैर, ये तमाम चीज़ें इधर चल ही रही हैं। दूसरी तरफ रिपोर्ट निकल के सामने आ रही कि अब अलसरा भी, यानी अलजुलानी अलसरा, जो भी आपके सीरिया के राष्ट्रपति या PSTS के पुराने आतंकवादी भाई साहब, इन्होंने अब इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। इन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बात हुई है, वो आपको डिटेल में समझाता हूँ। दरअसल ये पहुँच चुके हैं अमेरिका ट्रंप से मिलने के दौरान इन्होंने बातचीत शुरू की। बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर सेंक्शंस हटा दिए जाएँ, हम सेंक्शंस को नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, हमें भी डेवलपमेंट करना, हमें विकास करना, और हम चाहते हैं कि सेंक्शंस हट जाएं। ये बात जब इन्होंने बोली तो बोलने के बाद सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इजराइल ने रिक्वेस्ट की, तुर्की ने रिक्वेस्ट की और कहा कि ऐसे लोगों पर से सेंक्शंस हटा देना चाहिए, क्योंकि ये लोग डेवलपमेंट करेंगे। अब ये बात ट्रंप जब सुनते हैं तो ट्रंप अपने मुंह से खुद कहते हैं कि ठीक है, हम सेंक्शंस हटा देंगे। और जैसे सेंक्शंस हटने की बात होती है, फ़ौरन ही ये बात ट्रंप द्वारा प्रपोज की जाती है कि एक काम करो भाई साहब, अब इजराइल से भी अपने ताल्लुकात अच्छे कर लो, अब्राहम अकॉर्ड जो है उसको ज्वाइन कर लो और इजराइल के साथ दोस्ती और प्यार मोहब्बत की बातें करना शुरू कर दो। ये बात जब बोली गई तब अलसरा ने अपना असली रंग दिखाया और कहा कि जब तक सीरिया के ऊपर से इजराइल का कब्जा नहीं हटेगा, जब तक सीरिया के ऊपर से इजराइल अपनी गुंडागर्दी को बंद नहीं करेगा, अपनी आर्मी को पीछे नहीं हटाएगा, तब तक कोई भी डील हम नहीं करेंगे। यानी चित्त भी ले गया सीरिया का राष्ट्रपति, पट्ट भी ले गया, और इजराइल खुद जो अब तक सपोर्ट कर रहा था उसको भी ठेंगा दिखाने का काम कर दिया, जो कर सकते हो कर लो। खैर, इधर हिजबुल्लाह से भी बड़ा बयान निकल के सामने आया है। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा, और हिजबुल्लाह के जो चीफ नईम कासिम है उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई बर्दाश्त करने की एक लिमिट होती है, और अगर हमारे लिमिट को तोड़ा जाएगा, हमें उकसाया जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल लगातार लेबनान के ऊपर जो हमला है वो तेज़ है, और इसी वजह से लगातार हिजबुल्लाह को टारगेट करने के चक्कर में लेबनान को टारगेट कर रहा है इजराइल। और ये बात चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे लेबनान की ऑफिशियल सरकार हो, किसी को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और लगातार ये ट्राई कर रहे हैं कि एनी हाउ या तो इजराइल रुक जाए, नहीं तो हम जवाब दे दें। खैर, इधर ये तमाम चीज़ें चल ही रही हैं। दूसरी खबर फिर निकल के सामने आ रही नेतन्याहू के हवाले से। नेतन्याहू का कोर्ट में एक ट्रायल होना है, और साफ तौर पे आपको बताऊं, जो लोग आपको ये उम्मीद दे रहे हैं कि ये ट्रायल होगा, नेतन्याहू जेल चला जाएगा, सरकार गिर जाएगी, कुर्सी, भैया कुछ नहीं होना है। खबरें आपको बताता हूं कि नेतन्याहू ने पटिशन फाइल किया है। नेतन्याहू ने कहा कि अभी मैं कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मुझे एक इम्पॉर्टेंट कॉल पे बात करनी है। अच्छा, ये बात जब बोली गई नेतन्याहू द्वारा तो कोर्ट को यहाँ पे फटकार लगानी थी। कोर्ट को यहाँ पे पूछना था कि भैया कैसा ट्रायल, और ट्रायल में तुम क्यों नहीं आओगे। ये तमाम चीज़ें नेतन्याहू बोल सकता था, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात आप सुनिए कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपको फ़ोन पे किसी से बात करनी है, इस वजह से हम आपको अगली डेट दे देते हैं। यानी एक टेस्टिमनी जिसके बारे में ये कयास लगाया जा रहा था कि अब शायद कोर्ट में जाने के बाद नेतन्याहू भीगी बिल्ली बन जाएगा। हालांकि अब ये बात साफ हो गई कि इजराइल की कोर्ट भी कहीं ना कहीं नेतन्याहू के अंडर आ चुकी है, और इस बात को हम सभी जानते हैं कि भाई किसी देश का प्रधानमंत्री होगा वो कोर्ट को अपने अंदर ले ही लेगा। प्रधानमंत्री के ऊपर जज कहाँ से चला जाएगा, ये बात आप खूब समझ सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, इसका एग्जाम्पल आप हर जगह देख रहे हैं। खैर, इधर इजराइल लगातार जो कर रहा है कर ही रहा है। पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ी, अपनी जहालत के चक्कर में अपने दुश्मनों को ही फ़ायदा पहुंचा रहा है। अफगानिस्तान से जंग लड़ रहा है,
अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार धमकी देने की बात कर रहा है और इसी दौरान ईरान और भारत मिलकर गजब का फायदा उठा रहे हैं। हुआ क्या, आप डिटेल में जानिए। दरअसल जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई है, दोनों के बीच ट्रेड रुक गया है। ट्रेड रुकने की वजह से, व्यापार रुकने की वजह से अब अफगानिस्तान के मार्केट में फाइनली ईरान एंट्री मारने जा रहा है और पाकिस्तान के भी मार्केट में ईरान एंट्री मारने जा रहा है। अब आपको ये बात कैसी लगी, सुनने में अजीब लगा? आप सुनिए क्या हुआ। अफगानिस्तान से टमाटर पाकिस्तान में जब आते थे तो बड़े सस्ते दामों पे बिकते थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हुई है, बॉर्डर क्लोज हो गए हैं, व्यापार बंद हो गया, तो टमाटर 400 रुपये किलो पहुंच चुका है। 400 रुपये किलो पहुंचने के बाद अब आप एक और चीज़ जानिए कि टीटीपी भी लगातार हमला कर रहा, टीटीपी भी लगातार बम फोड़ रहा है और ये 400 रुपये किलो टमाटर को रिकवर करने के लिए 200-250 रुपये किलो टमाटर पे भारत भी बेच देगा, ईरान भी बेच देगा, और जो चीज़ें अफगानिस्तान को बेचने उसको भारत खरीद ले रहा है और ईरान खरीद ले रहा है। तो इस वजह से भारत और ईरान का तगड़ा फायदा हो रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग में। और ये बात हमारा वो बेवकूफ़ पड़ोसी सुनना ही नहीं चाहता, नहीं सुनना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको तो अमेरिका डॉलर मिलता है। डॉलर मिलने के बाद अमेरिका ने जो कुछ कहा कि जमूरे नाच, तो जमूरा नाचता है, जमूरा करतब दिखा तो जमूरा करतब दिखाता है। खैर, इधर फिर से नई खबर निकल के सामने आ रही है कि इजराइल मेडिकल सपोर्ट को गाजा के अंदर फिर से बहाल करेगा। अब क्यों कर रहा है, क्या वजह है, नहीं पता, लेकिन एक राहत भरी खबर आई है कि गाजा के अंदर मेडिकल सपोर्ट बहाल किए जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो लोगों की जिंदगियां बचाई जाएंगी। खैर, अब इसमें कितना वक्त लगेगा, क्या सच में ये करेगा, ये आपको अगली वीडियो में मैं रिसर्च के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए अभी आप इतनी खबरों को जानिए। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी खबरें और इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय, कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरा बताने का तरीका आपको कैसा लगता है जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला हिफाजत करे।